वाइल्ड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद होती है तो एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी बनाता ही कोयले पे है। अगर कोयला एक रिसोर्स खड़ा हो जाता है बंद होने में तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को जो जीवन जरूरियात की है वो नहीं मिल पाएगी। कोयले से नहीं, अभी तो समझो कच्छ में बहुत बड़ा प्लांट सोलर का बनता है। यस, तो सोलर भी है और पानी से भी ये सारी चीजें ऐसी है कि कच्छ का सोलर का प्लांट जो आया है वो मेरे को मुंबई के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी देना है तो गुजरात गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि वहां से यहाँ तक लाने में ही जीरो हो जाता है, वो एक्स्ट्रा बर्डन डालना पड़ता है। चिराग भाई, मैं अगर बताऊं सीएनजी की बात, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए। सीएनजी है क्या? सीएनजी मतलब मीथेन, और मीथेन क्या करता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ोतरी हो रही है उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है ओजोन परत में छेद करने के लिए। सीएनजी की उत्पत्ति हुई क्यों? मीथेन को कंप्रेस करके जलाने में उपयोग क्यों लिया? अगर इसको नहीं जलाएंगे, इसका उपयोग नहीं लेंगे तो ये ओजोन परत के लिए नुकसान है, और ओजोन परत के लिए नुकसान है तो जो हानिकारक किरणें हैं वो फिर डिसीज और वायरल फंगल हमारे सिस्टम में फैला रही है। तो जितने भी वेस्टेज हैं, जैसे गोबर है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, या मैक्सिमम 80-90% वेस्टेज का जब उसका सड़न होता है तो सड़न होने के बाद मीथेन ही निकलता है, आउटपुट मीथेन। तो मीथेन का टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि इसको कंप्रेस करके जलाना है। तो ये क्लाइमेट चेंज के तहत जो यूएन में बैठकें हुई हैं, मीटिंगें हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम सहज कर सही दिशा में जाएं, उसमें मीथेन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर पकड़ना है। भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड मीथेन को पकड़ करके उसको कंप्रेस करके उसको जलाना है। तो ये कभी भी नहीं होगा कि सीएनजी बंद होगी, सीएनजी ही बढ़ती रहेगी। इसीलिए भारत सरकार ने हर तहसील में एक सीएनजी यूनिट 5000 यूनिट की घोषणा करी है। उससे ज्यादा भी डलेंगे, मिनिमम घोषणा क्या करी है? हर तहसील में एक यूनिट को तो भारत सरकार सब्सिडी देने के लिए अग्रणी है। जैसे आपके यहाँ पर हम अगर ईडर में प्लान करें तो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है जिसमें लगभग 80% ग्रांट आ सकती है। लोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रांट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड अगर है तो 80% लोन मिलेगा और 35% की ग्रांट मिलेगी, और एफपीओ के तहत जाएंगे तो 80% तक ग्रांट मिल सकती है। तो भारत सरकार इतना पैसा बांट क्यों रही है? जब उनको पता है कि हम अगर हाइड्रोजन पे जाएंगे और सोलार पे जाएंगे, सीएनजी को बंद करेंगे, तो 5000 यूनिट पर ग्रांट देना नहीं, मेरा एक वो बंद होने वाला नहीं है। उसको तो मैं क्या सोचता था बलराम भाई कि समझो हम लोग जब टांकी भरते हैं तो उसमें गाड़ी 200 किलोमीटर ही जाती है। हाँ, बराबर है। हमको 2000 किलोमीटर का रन करना है तो 200 किलोमीटर पे हाँ, कैसे करेंगे? उसके लिए विकल्प नए आ गए हैं। सीएनजी का अगला विकल्प है एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। वो बम्बू से मिलता है। सीएनजी को ही ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड हो जाता है। अभी एलपीजी है लिक्विड, तो लिक्विड को ट्रांसपोर्टेशन आसान है। सीएनजी का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है क्योंकि वो सीएनजी से ज्यादा वजन उसके बाटले का है, तो 10 kg बार पर उसको कंप्रेस करके डालना पड़ता है। तो उसका नेक्स्ट विकल्प है एलएनजी। एलएनजी के पंप गुजरात में डल चुके हैं। आपका सरदार सरोवर स्टेच्यू है ना, उसके पास नर्मदा जिले में सारे एलएनजी के पंप है। तो एलएनजी आता है, उसको फिर उसको लिक्विड को गैस में बना करके फिर गाड़ियों में चला रहे हैं, और हर 15 किलोमीटर पर सीएनजी गैस यूनिट फिक्स कर दिया है। रहेगा ही, आपको सीएनजी मिलेगा ही। बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों भारत सरकार के उपक्रम है। तो जहां इनके पेट्रोल पंप है वहीं पर अगले चरण में एक एक यूनिट सीएनजी का आएगा। अभी सीएनजी अलग से भी लग रहा है, लेकिन फिक्स हो गया है कि जहां एचपी का और बीपी का पेट्रोल पंप है उसी पर एक कॉर्नर में सीएनजी का पंप रहेगा। तो पूरे भारत में जितने पंप है जहां अवेलेबिलिटी होना चालू हो गई है वहां पर उन्होंने ऐड करना चालू कर दिया। हम पहले बात करते थे कि डीजल को सस्ता कैसे करें। जैसे मैं केला भेजता हूँ बड़वानी से चंडीगढ़, 1200 किलोमीटर जाता है हमारा केला कट करके। अभी हम बात कर रहे हैं कि सीएनजी की बसेज और ट्रक चालू हो गए हैं दिल्ली के अंदर, तो हम आइसर बाय करने की सोच रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले हमने प्लानिंग करी पार्टनरों ने मिलकर के कि डीजल 6 रुपए किलो हमको लग रहा है। बड़वानी से चंडीगढ़ केला भेजना 6 रुपए किलो, और सीएनजी से 2.5 रुपए किलो गिरता है।
तो फिर हमने सर्वे करवाया, तो हमें आज वर्तमान में अभी सीएनजी सुनाई नहीं देता, लेकिन हमें वर्तमान में बड़वानी से चंडीगढ़ 1200 किलोमीटर पे 7 सीएनजी पंप रास्ते में मिले हैं। हमने एक R&D किया, एक सीएनजी गाड़ी को ही भेजा लड़के को कि रास्ते में देखो कहाँ कहाँ सीएनजी पंप है। तो अभी तो सीएनजी चालू नहीं है, फिर 1200 किलोमीटर पे 7 पंप है। मतलब आप निकलोगे तो बात आपकी सत्य है कि 200 किलोमीटर के बाद क्या, लेकिन पंप ही इतने हो जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट कम हो जाएगा। उस दिशा में गवर्नमेंट भी जा ही रही है। अपने पास तो कई ऑप्शंस है, जैसे अपन ने वहाँ पर 1000 एकड़ के अंदर में लगाया है और अपने को लगता है कि सिर्फ हम बांस लगाए, हम इंडस्ट्री में ना जाए, तो अपने पास इंडस्ट्री वाले भी है, वो खुद वहाँ पर लैंड लेकर वहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए रेडी, टिल टुडे रेडी है, आज के दिन में भी रेडी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने लगता है कि हम बना रहे हैं कच्चा माल, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट जो बनेगी उसमें तो हमारा कुछ हिस्सेदारी रही नहीं। जैसे आपने बताया कि एंड पॉइंट तक हमें जाना है, तो वो लोग वो भी एग्री है कि उसमें फार्मर्स जो है वो 33% तक अपनी हिस्सेदारी भी रख सकते हैं। मतलब अपने को रिस्क भी लेना है लेकिन छोटा लेना है, तो 33% रिस्क फैक्टर में भी हम उनके साथ में रह सकते हैं। आगे अपने को लगे कि हाँ और बड़ा करना है, तो धीरे धीरे जैसे फैक्ट्री और बड़ी जैसे प्रोडक्शन हम बड़े करते जाएंगे बाम्बू का, वैसे ही फैक्ट्री और बड़ी होती जाएगी। पूरे भारत में बात हो रही है अच्छी, कच्चा माल किसी के पास नहीं है। बाम्बू है तो सब है, बाम्बू ही नहीं है। मुद्दा एक ही है, कच्चा माल नहीं है। अपन तो कैसे भी करके 500 से 1000 एकड़ में बम्बू बिछाना है, बिछाए तो ये फैक्ट्री लगी। उसके बाद के तो इतने सारे बायर्स आएंगे और इतने यूनिट डालने वाले आएंगे। मैं अभी आप राइटिंग में लेकर वो पर्चा अलग से रख देना कि अभी आप बलराम भाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक बार आपने बांस लगा दिया 1000 एकड़ का और उसका 3 साल हो गया, अब 4थे साल मैच्योरिटी आने वाली है, तो बलराम भाई रह जाएगा एक साइड में और 1760 व्यक्ति आएंगे कि भैया मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आपके पास कच्चा माल है। तो वो तो कॉन्सेप्ट मतलब बाहर से वॉचिंग हो रही है कि कहाँ प्लांटेशन हो रहा है। अभी पबुबा के पास मेरे अलावा करीब 10 से 11 लोग जा चुके हैं कि हम बांस का ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप प्लांटेशन कब कर रहे हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा आपके 10 वीडियो गए आपके वहाँ के, आपके पास आना चालू होंगे। आपके 2-4 वीडियो गए मार्केट में कि आपने प्लांटेशन कर लिया, 1-2 वीडियो गए हमारे मीटिंग लेते हुए, 1-2 वीडियो गए कि भैया अभी यहाँ 1000 एकड़ चालू हो गया है, जो दिख रहा है लाइव में। अभी 1 साल बीत गया, अब दूसरा वीडियो आया कि अब इसके सूट इतने मोटे हो रहे हैं, तीसरे साल आपके पास फोन आना चालू होंगे। कच्चा माल चाहिए ना सबको, कच्चा माल है नहीं भारत में, जहाँ है वहाँ सिस्टम सपोर्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ कुछ भी कर रहे हैं तो भारत तो एक कोने में रह गया और नॉर्थ ईस्ट एक कोने में रह गया। हम खुद अग्रवाल जी के साथ वहाँ पर एक सप्ताह बिता के आए हैं कि इथेनॉल और सीएनजी प्रोजेक्ट यहाँ अभी कच्चा माल है तो ले लें। नॉर्थ ईस्ट में सुना है कि बांस बहुत है, रियलिटी में जाकर देखते ना, 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ 1-1 एकड़ के खेत हैं उनके, घर के आगे बाउंड्री है तो वहाँ 4 भिर्रे बांस के हैं, मेड़ों पर बांस है, बाकी चावल करते हैं। जंगल कभी बांस के हुआ करते थे, वर्तमान में नहीं है। अभी वहां से कलेक्शन परचून का करना पड़ता है। वहां का बांस की खरीदी का मैंने देखा है कि एक ट्रक लेके निकलेगा, पहले से अनाउंसमेंट रहता है कि भैया इस दिन गाड़ी आएगी। जैसे हमारे यहाँ गैस टंकी की गाड़ी आती बांटने शुक्रवार, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि शुक्रवार बांस उठाने वाला आएगा, तो आपके मेड़ के घर के सामने के ये कट करके रखो, भारियां बना करके, जिसकी जो भारी है वो चढ़ाते जाओ। वो ट्रक लेते 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 20-30 गाँव का एक जगह जाकर इकट्ठा होगा। तो ये जो कलेक्शन करना, ये कलेक्शन से हम डर के वापस आ गए। शिलोंग में एक फैक्ट्री बहुत बड़ी पड़ रही है ना, ये बीपीसीएल वाला है, तो भारत का एकमात्र फैक्ट्री का शुरुआत हुआ है इथेनॉल का आसाम में, शिलोंग में। हाँ, वो 35% ही अभी काम हुआ है। कोविड के कारण वो भी कोविड तो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ के अग्रवाल जी के साथ हम गए तो बांस का कलेक्शन मुश्किल हुआ था। अग्रवाल जी ने बोला यहाँ अगर पैसा लगा दिया और कल वो परचून का बांस इकट्ठा नहीं हुआ, तो शुरुआत में पैसा ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहाँ पर श्योरिटी हो कच्चे माल की। आपने कच्चे माल की श्योरिटी दी, आपने बांस लगा दिया, कल एमओयू साइन होगा और परसों आपके यहाँ यूनिट डलना चालू हो जाएगी। मुद्दा है कच्चा माल। ઘણા બધા પાર્ટી છે, જેમ કે બાંસ આપણે લગાડીએ 12x4 માં લાગે,
આપણે એમ થાય ત્રીજા વર્ષે કોણ આવશે ને ક્યારે ફેક્ટરી નાખશે, તો 12x4 વાંસ નાખી દીધાનો, વચ્ચેનો જે પટ્ટો છે એની અંદરમાં નેપિયર ઘાસ ચાલુ કરી દીધું, તો આજ નેપિયર ઘાસ લગાડ્યું છે, 8મા 9મા મહિને કટિંગ આવી જાય, અહીંયાની જે છે ફેક્ટરી વાળા જે છે એનો યુનિટ નાખીને નેપિયર ઘાસ થઈ જશે, એ हाँ ये तो કામ ચાલુ કરી દે। शुरुआत हो जाए एकदम पहले easy साल है। से। आपका सब वीडियो मैंने देखा है पूरा, जो बात आप बता रहे आज थोड़ी सी नई जानने को मिली, लेकिन पहले की मैंने सब हमारे दिमाग में है। तो नेपियर घास भी है, मैंने नेपियर घास का एक अलग वीडियो भी देखा। एक किसान पूरे खेत में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के जमीन किराए पे ली और पूरा नेपियर घास बना लिया, उसमें से वो तेल निकालता है। तेल 1 लीटर का 10,000 रुपये भाव है, 1 लीटर नेपियर घास से। अपन तो गैस बनाए CNG बनाएंगे नेपियर से, तो ऐसा है। तो 3 साल तक रहेगा ना, फिर 2 साल तक रहता है। નેપિયર उसको बायोमास देते रहे फर्टिलाइजर, तो वो गन्ने जैसा चलता रहेगा वो। જેમ આપણું માનો કે બાંસ ઉત્પાદન ચાલુ થઈ હા, ગયું એટલે ત્રીજા વર્ષ પછી જે છે 2 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુઅસ આપશે, ત્રીજા વર્ષથી જે છે તડકો ઓછો થઈ જશે, તડકો ઓછો થાય એટલે એમાંથી ઈલ આવવાની જે છે એ ઓછી થઈ જશે, પછી કાઢી પછી તો આપણે ચોથા વર્ષે તો 1 વર્ષનો પીરિયડ વચ્ચે એવો રહીએ છે આપણો કે જેમાં એ મેન્ટેન કરવું આપણે અઘરું પડે ફેક્ટરી રિલેટેડ, તો એ મટીરિયલ નો બાંસ આવે આપણી પાસેથી, નો નેપિયર આપણી પાસેથી એક સાથે આવે। અમારી બાજુ હમણાં નેપિયર ઘાસ વવડાવીને CNG ની વાત ચાલે છે, એટલે હા હા, ફક્ત નેપિયર ઘાસ ખાલી નેપિયરમાંથી બને। કોન્સેપ્ટ ચાલુ થઈ ગયો છે, બરાબર। ઘણા લોકોએ આનો નોંધે ચાલુ થઈ ગયો, હા, પણ મારું એમ કેવું છે કે એ નોંધ ચાલુ થઈ ગઈ છે નેપિયર એટલામાંથી, તો આઉટપુટ તો માનો કે આપણે આઉટપુટ જે છે એ તો ઘાસમાંથી જ વધારે મળે છે ને, માનો કે નેપિયરમાંથી જે મળે છે लगभग सिमिलर है एक्चुअली। गन्ना, नेपियर और बाम्बू तीनों एक ही कुल के पौधे हैं, एक ही DNA से आते हैं। तो बाम्बू से CNG बनाना है तो कोमल बाम्बू चाहिए, बाम्बू से इथेनॉल बनाना है तो मेच्योर्ड बाम्बू चाहिए, दोनों में फ़र्क है। CNG बनाना है मतलब उस बांस में बचपना होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, जैसे गन्ने और नेपियर में है ऐसे बाम्बू में बचपना चाहिए। अब हम CNG की बजाय इथेनॉल पे जा रहे हैं, तो बाम्बू मेच्योर्ड होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, उसमें बचपना नहीं चाहिए, हार्डनिंग होना चाहिए। मतलब लंबा समय तक हाँ, लंबे समय के बाद હા વધારે છે। तीनों एक ही कुल के हैं, तीनों से अच्छी CNG बनती है। इनके बाद में फिर दूसरी चीजें लोगे तो उससे कम बनेगी। गन्ना, नेपियर और बाम्बू सिमिलर लगभग CNG बनेगी, इनकी कैलोरिक वैल्यू अच्छी आएगी। મારી પાસે એક વિડીયો છે મામી દુરાઈ કે એવું કરે એ ઇંગ્લિશમાં વાત કરે છે, એ એમ કહે છે કે આનું જે છે ને મક્કા મેં से बनता है ને, મક્કા એને બતાવ્યું મકાઈ અને બીજું બતાવ્યું શેરડી, અને એના કરતાં પછી ત્રીજો નંબર પેલાને આપ્યો બામ્બूને કે सबसे ज़्यादा बाम्बू में से आउटपुट मिलता है, ऐसा उसका कहना है। तो मैं आपके साथ बात करता हूँ, बराबर। અને એ આમ તો બહુ હોશિયાર માણસ है। फिर मैंने उससे भी मुलाकात की थी, आपने जो नंबर दिया था ना पुणे का, एक आदमी है ना, उसके भी क्या नाम बता? संतोष जी। संतोष जी। हाँ, मैं मीटिंग किया था उससे, प्लांट देखना तो मैं जाने का था प्लांट देखने में गए। नहीं, फिर तो कोविड आ गया ना, तो कोविड से कोई बात ही वो नहीं हो एक विजिट करने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्लांट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्लांट जस्ट लाइक अपना पुराने समय में घरों के पीछे गोबर गैस बनाते थे, मोटा मोटा उदाहरण कॉन्सेप्ट वही है। कच्चा माल डालो, वो सड़ेगा, उससे मीथेन निकलेगी। अब जो मीथेन निकल रही है उसके बाद में कॉन्सेप्ट चालू होता है कि मीथेन को सेपरेट करना। तो ये जो मीथेन निकलती है ये 65% तक निकलती है, बाकी मिक्स रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और भी दूसरी गैस उसमें रहती है। तो उसको सेपरेटर से अलग करते हैं, 96% प्लस करना पड़ता है, तो वो गाड़ियों में ज्वलनशील डायरेक्ट काम में आता है। तो सेपरेटर और कंप्रेसर, डाइजेस्टर के बाद में ये 2 मेन भूमिकाएं हैं, सेपरेटर कंप्रेसर, बाकी तो डाइजेस्टर है। अब उसमें भी टेक्नोलॉजी अलग अलग है कि एक कच्चे माल के साथ गीले के साथ हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो सिमिलर गोबर गैस जैसा लगेगा। दूसरा, हम कच्चे माल के साथ सिमिलर आगे नहीं जाएंगे और हम जाएंगे सिंगल बायोमास से, कि बाम्बू का है या फिर दूसरी फसलें जो हुई है उसका कच्चा माल मिल गया, एग्रीकल्चर वेस्ट, तो वो सूखा जब अंदर जाएगा या थोड़ा बहुत गीला गया तो उसको हीट करना पड़ता है, तो वो स्टील के डाइजेस्टर बैग बनेंगे। उसमें कोयले लगेगी जो उसके अंदर के टेम्परेचर को गर्म करेगा, हीट करेगा, तो वो 24 से 36 घंटे के अंदर गैस देना चालू होगा। और जो पुरानी पद्धति थी गोबर गैस वाली,
उसमें 28 दिन 35 दिन 32 दिन लगता था गैस एक बार की साइकिल बनने में। तो टेक्नोलॉजी अलग अलग हैं, टेम्परेचर दिया और अच्छा, दूसरी एक बात है कि समझो चौथे साल हम काट सकते हैं सीएनजी के लिए, इथेनॉल का प्लांट अगर लगे तो कितने साल लगता है? एक्चुअली बाल्को लगाया तो इथेनॉल के लिए चौथा साल 5वां साल, सीएनजी लगाया तो दूसरा तीसरा साल सीएनजी के लिए। सीएनजी में फाइनल मैच्योर्ड नहीं चाहिए, इथेनॉल में फाइनल मैच्योर्ड चाहिए। तो जो पहले साल वाली कांडिया थी वो तो कंप्लीट मैच्योर्ड हो गई, वो सूखी ड्राई हो गई, कड़क हो गई, उसमें सिलिका और ये सब कंप्लीट आ गया। और परचेज करने वाले जो हैं वो समझो ये सीएनजी આપણે જો કરીએ તો सीएनजी આપણી ઉપજ સારી આવે કે ઇથેનોલ બનાવે એમાં ઉપજ સારી આવે? બે કન્સેપ્ટ અલગ છે. ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે ગણતરી કરવા જાય તો એમાંથી એકડે કેટલા રૂપિયા મળે એનો કન્સેપ્ટ જોવા જાય તો એ કેવું છે કે 50 કરોડનો પ્લાન્ટ છે અને એક 500 કરોડનો પ્લાન્ટ છે. તો 50 કરોડ અને 500 કરોડને આપણે વીઘા પ્રમાણે નહીં સેટિંગ કરીએ, કેમ કે 500 કરોડ રૂપિયા જે નાખે છે એ મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી કામ કરે છે. તો અમે આપણી પાસેથી લઈએ છીએ 2000 એકડનું મટીરિયલ, એટલે એની કેપેસિટી અલગ રહેશે. અને જે 50 એકડ પ્રમાણે કામ કરશે એ 1000 એકડની અંદરમાં પ્લાન્ટથી કમ્પ્લીટ કરશે, 300-400 એકડની આજુબાજુમાં. તો એ જે છે એની કેપેસિટી અલગ આવશે. એમાં આપણે 2-4 વસ્તુ કરી શકશું. જેમ કે સીએનજીનો પ્લાન્ટ આપણે નાખી દીધો, પણ આપણે ધીમે ધીમે જે છે તમે સમજો 3જા વર્ષે 4થા વર્ષે કટિંગ આવ્યું અને સીએનજી યુનિટ ચાલુ છે, એની સાથે સાથે ખેતર તો વધતા જશે. સીએનજી પ્લાન્ટ તો એક લિમિટેડ આપણે કરી નાખ્યો, પણ 4થા વર્ષે જેમ બદરામભાઈ કહે છે એ પ્રમાણે બીજા કેટલાય એપ્રોચ આપણી પાસે સામેથી આવશે. તો સમજી લો કે આમાંથી આપણે 2 રૂપિયા કમાઈ છે, ઉદાહરણ તરીકે 2 રૂપિયા કમાઈ છે, તો 4 રૂપિયાવાળો ઓપ્શન આપણી પાસે જો સીએનજી પ્લાન્ટ હશે ને તો 4 રૂપિયાવાળા ઓપ્શનને આપણે બીજું મટીરિયલ દઈ શકશું. કારણ કે આને જેટલું જોઈએ છે એટલું તો આપણે પહેલી વાર વાવ્યું છે અને 3 વર્ષ દરમિયાન જેટલું વધ્યું એ આપણે બીજા જગ્યાએ દઈ શકશું. પણ જો ઇથેનોલનો પ્લાન્ટ આપણે કરીએ છીએ તો એ પ્લાન્ટ જાઇન્ટ થઈ ગઈ છે, એના માટે થઈને ગમે એટલું આવે એ બધું ખાઈ જશે, કારણ કે એ મોટું છે. जितना भी जाएगा कम ही गिरेगा उसको। કાલ સવારે આપણે એમ થાય કે ઇથેનોલમાંથી 3 રૂપિયા મળતા હતા, તો કદાચ 5 રૂપિયાવાળી નવી ઇન્ડસ્ટ્રી આપણી પાસે આવતી હશે તો નહીં આપણે 3 રૂપિયાને દઈએ કે નહીં 5 બાજુ જઈએ. જ્યારે આ નાનકડું પૈકું હોય આપણે તો એમાં એનું ચાલે. કાલ સવારે બીજા 5 આવતા હોય તો એમાંથી કઈ વસ્તુ આપણે લેવી એ પણ આપણે ઓપ્શન તરીકે રાખી શકીએ. એટલે 2 થી 12માં અને 12 થી 120 સુધી જવું હોય ને તો નાના આપણી પાસે 5 હોય ને એ આપણા માટે સર્વસ્વ રહે. કે એક કદાચ 19-20 ચાલતું હોય તો બીજા ऑप्शन ज्यादा चाहिए अपने को। 5 तो हमारा लगे मैं गारंटी देता हूँ 5 तो लगी जाए। अच्छा 5 तो लगी जाए। तो मैं ऐसा सोचता था कि सर समझाओ कि ज़्यादा अगर हो गया तो इथेनॉल पे चले जाते हैं, लेकिन आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें ब्रेक होगा वो सही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतने टाइम से काम कर रही है, उसके बाद में भी इथेनॉल का प्रोजेक्ट वो 35% पे लाई है, अभी 33% पहुंचा है। अभी उसको पूरा हो उसके बाद सब जगह पर जो है वो रिव्यू आए तब पता चलता है कि वो क्या होगा, किस हिसाब से होगा। अभी इथेनॉल जो चल रहा है ना 1G टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, 2G 3G टेक्नोलॉजी आई नहीं हिंदुस्तान में, एक ही डल रहा है, उस पर सबकी नज़र है। चालू ही नहीं हुआ, अभी 35% ही काम हुआ है नुमालीगढ़ में जो आसाम में है। तो अभी 1G टेक्नोलॉजी पर जो काम हो रहा है वो वेस्टेज अनाज पर हो रहा है, जो खाने में काम में नहीं आएगा, जो वेस्ट हो गया। ઘઉં ને ચોખા એમાંથી તો બને જ છે। ગુજરાતમાં 60 પ્લાન્ટ છે, गेहूँ चावल मक्का ऑलरेडी हो रहा है। ये बातचीत में नहीं आया, किसी को दिखने को नहीं आया, चल ही रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं। એમ શું થયું, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધ્યા ને એટલે જે છે અત્યારે આવ્યું કે 30% એમાં મિક્સિંગ ઇથેનોલ થઈ શકે, એટલે ઇથેનોલનો એક ઓપ્શન આવ્યો। ઇથેનોલ અહીંયા વપરાય ફ્લેક્સ એન્જિનની વાત કરે છે ગડકરી, એ તો 100% ઇથેનોલ ઉપર ચાલશે। 100% અને ગવર્મેન્ટમાં તો આ તો શું છે કે આ ગડકરીનું હમણાં છેલ્લો મેં વિડીયો જોયો એમાં બહુ કડકલી કહી દીધું કે ફ્લેક્સ એન્જિન લાવો નહીં તો ચાલશે જ નહીં તમારું આ। તમે એટલે चलेगा ही नहीं, फ्लैक्स इंजन ताबड़तोड़ लाओ, दूसरा सबको बोल दिया उसने, पूरे ब्राजील ने बात करी थी, टोटली प्रोडक्शन हमारे पूना में है ना, हाँ तो उसमें बोल दिया उसने पूरा लाओ नहीं तो चलेगा नहीं प्लांट। तो જરૂરી જ છે। फ्लैक्स इंजन आवશે તો 100% થશે।
પણ 30% કન્ઝપ્શન તમે ગણતરી કરો ને અને ગવર્મેન્ટના ઈ સર્વેમાંથી તમે આંકડા કાઢો તો આપણને ખબર પડે કે પર ડે કેટલું વાપરીએ છીએ એમાં 30% આપણે નાખવાનું છે. જે આપણે 100% નો જાય તો 30% જાય ને તો કદાચ 2 કે 3 રાજ્ય બધી જ ખેતી બંધ કરી દે, મોટા રાજ્ય જેમ केवल बांस लगाएंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे। મહારાષ્ટ્ર રાજસ્થાન એમપી ને ગુજરાત 4 સ્ટેટ ખાલી બાંબુ ઉપર જ હોય ને, ખાલી બાંબુ ઉપર જ અથવા તો નેપિયર ઉપર જેમાંથી ઇથેનોલ જ બને, તો પણ આપણે આપણું જ ખાલી પૂરું ન કરી શકીએ. 100%ની વાત નથી. એટલે બહુ લાર્જ સ્કેલમાં છે. छोटे छोटे R&D किए हुए हैं और उनके आंकड़े ही बहुत बड़े हैं, तो बदलाव होगा लेकिन एक 8 से 10 साल का पीरियड लग जाएगा। भैया के यहाँ सिरामिक इंडस्ट्री में CNG की खपत जितनी उतना हमने जोड़ा तो ऐसा लगा कि मोरबी के आसपास जो 2-4 लाख एकड़ जमीन होगी सब में बांस लग जाए तो एक मोरबी की केवल पूर्ति करेंगे। अभी पिछले कुछ सत्र पहले अनाउंसमेंट हुआ कि जो दालमिया सीमेंट है या जो NTPC है वहाँ जो कोयला यूज़ हो रहा है उसमें 5% मैंडेटरी कर दिया है। जैसे इथेनॉल को 20% मैंडेटरी किया है, ऐसे कोयले में 5% किया पहले चरण में कि वाइट कोल मिक्स करना है, पैलेट्स या ब्रिकेट्स आपको लेना है, कोयला कम करना है। अभी 5% को 50% जिस दिन ले गए उस दिन 10 लाख हेक्टेयर का बांस लगेगा। NTPC और सीमेंट इंडस्ट्री जितनी है जिनमें कोयला लगता है, केवल सीमेंट इंडस्ट्री, ये गडकरी जी के शब्द हैं, 10 लाख हेक्टेयर में केवल बांस चाहिए इस डिपार्टमेंट को। दूसरी बात मत करो। तो ये साइज बहुत बड़ा है और वो एक दिन में भी होगा नहीं होगा। लेकिन ये फिक्स है कि जिसने शुरुआत कर दी और जिसने साइज बड़ा कर लिया, प्रकृति के लिए भी वो अग्रणी है और उसकी पिछली पीढ़ी के लिए भी वो अग्रणी है। ये एकदम सेफ जोन वाली बातें रहेगी। अभी बहुत सौ को बाउंसर जाता है कि कभी कोयला बंद हो नहीं सकता, पेपरों पे उन्होंने कब से बंद कर दिया है। रियलिटी तो ये है कि जो खदानें आवंटित है उनमें से धीरे धीरे निकाल रहे हैं ब्लैक में जबरदस्ती। बोला क्या गया है कि जो स्टॉक पड़ा है उसको काम में लो। स्टॉक तो है ही नहीं ना अभी तक। स्टॉक है नहीं लेकिन वो अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना। अभी NTPC बिजली नहीं बनाएगी, अभी बिजली डैम भरे नहीं है, तो वो बातें तो मार्केट में आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि बिजली विभाग बिक रहा है। कोयला नहीं है, बांधों में पानी नहीं है। पिछली व्यवस्था भी तो सही से चलानी है। साइजेबल बढ़ सकते हैं, आप प्लानिंग कीजिए किस दिशा में आगे बढ़ना है, मीटिंग भी लगाएंगे। CNG में ही बढ़े तो फिर CNG में बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा हम बोलेंगे ना वैसा होगा। ये आपको मैं बोल देता हूँ। हाँ अभी हम बोलेंगे कि CNG अच्छा है, आपने जो बात किया उसमें से ऐसा लगता है कि CNG આપણી પાસે ઓપ્શન રહીએ કે એક પાર્ટ CNGમાં વયો ગયો છે ત્યાંથી રેગ્યુલર ઇન્કમ ચાલુ છે અને બીજા પાર્ટની અંદરમાં એનાથી વધારે ઇન્કમ માટે થઈને શું કરવું, અને જે પણ સ્ટ્રક્ચર તમે ડિઝાઇન કરો ત્યાં એ ડિઝાઇન ક્લસ્ટર વાઇઝ કરો તો એ વધારે અનુકૂળ રહેશે. क्लस्टर वाइज કે જે બેઝિક ફાર્મર રહ્યો એનોય રૂપિયો જે છે છેલ્લે એન્ડ મટીરિયલ વેચાતું હોય ત્યાં સુધીમાં એને લિંકમાં મળે ને તો એ ઓર કામ કરવામાં મદદ કરશે અને એ ફેલાવો વધશે. આપણે જે બધા એમ કહેવાય ને કે 10 રૂપિયા જોઈએ આપણી પાસે તો એક વર્ષની અંદરમાં 20 વાર નોટ ફેરવી નાખવાની, તો એ 1% લેખે ફેરવી હોય તો ઘણા બધા રૂપિયા મળે. ઓલી 4 ની નોટ પડી હોય 2 જ વાર ફેરવી એનાથી ડબલ હોય તોય પણ એમાં રૂપિયા ન મળે. હા, हाँ हाँ कितना किलोमीटर हो गया आपका यहाँ आने में?